आखिरकार वो फैसला आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार था। फैसला जिसके बाद साफ हो गया कि ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत और निकाय चुनाव होंगे। ये खुशी, ये उत्साह, ये ढोल नगाड़े और स्वागत ये बता रहा है कि सरकार की बड़ी जीत हुई है। शिवराज सरकार ने बार बार ये दोहराया कि चुनाव आरक्षण के साथ हो, ओबीसी वर्ग के साथ न्याय हो, यही उसकी प्राथमिकता है। फैसला आने के बाद न सिर्फ खुशी नजर आई बल्कि सरकार विपक्ष पर हमलावर भी दिखी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूं। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे कि अब ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। और जब मॉडिफिकेशन के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में गए, तब भी कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि नहीं अब हो थोड़ी सकता है। वो प्रसन्नता मना रहे थे, आरक्षण की चिंता नहीं थी, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर लिया। हमारी सरकार अदालत गई कि चुनाव कराए जाए, कांग्रेस और कमलनाथ जी अदालत गए कि चुनाव रुकवाए जाए। अब ये बदनीति नेक नीति थी और जीत सत्य की हुई। मुख्यमंत्री जी पहले दिन से कह रहे थे कि हम आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के पूरे ओबीसी समाज की तरफ से बधाई देता हूं। आरक्षण 50% ही रहेगा, परंतु जहां पर ओबीसी 60% है, 70% है, वहां हम ओबीसी को आरक्षण करेंगे। जहां SC ST 33% है, वहां SC ST को आरक्षण होगा। जहां सामान्य वर्ग ज़्यादा है, वहां सामान्य वर्ग को आरक्षण होगा। तो इस तरह से सरकार ने सारे फैक्ट रखे थे, एक एक निकाय के, एक एक पंचायत के, एक एक वार्ड के, और उस आधार पर माननीय न्यायालय ने निर्णय। भाजपा सरकार हो या संगठन इस जीत को लेकर उत्साहित है। इस मौके पर ओबीसी समुदाय ने सीएम शिवराज का स्वागत किया तो VD शर्मा ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जो एक अथक प्रयास किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के हमारा ओबीसी कमीशन और हमारे नेतृत्व ने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया, आज मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन के साथ होंगे, उनको अवसर मिलेगा। आरक्षण पर आए सुप्रीम फैसले के बाद भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी उत्साहित है और इसके लिए वो खुद की पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस की माने तो ये जीत उसकी ओर से की गई मेहनत का परिणाम है। कांग्रेस बोली, भाजपा जो कहे जनता समझदार है। सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्गों को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में ये उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हम ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी, इसलिए हमने तो पहले से ही ये निर्णय ले लिया था कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे। आज मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति पिछड़े वर्ग का वो समझ गया है कि बीजेपी ने हमारे हितों पे कुठाराघात किया है, हमें अंधकार में रखा है, हमें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलने दे रही है। ये भाजपा को तय करना है कि वो उनको संवैधानिक दर्जा अगर देना है तो हमने एक लाइन हमने बात कही थी कि विधानसभा सत्र बुलाओ। तुम्हारी नियत में अगर खोट नहीं है, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए और विशेष सत्र बुला के एक लाइन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजिए कि 27% का आरक्षण संविधान में संशोधन करा के व्यवस्था बना दीजिए, तो कभी किसी को कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। फिलहाल फैसले के बाद अब जहां श्रेय की लड़ाई है, तो वहीं कमलनाथ ने कहा कि वो एक बार फिर कोर्ट का रुख करेंगे, जिस पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि हम सभी बैठेंगे और इस पर मंथन करेंगे। आज जो आरक्षण है ये लगभग 14% होगा, क्योंकि 36% यहाँ SC ST की पॉपुलेशन है। जो मिला है उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में कम से कम चुनाव कराना मुश्किल काम था, बिकॉज बहुत ज्यादा अनरेस्ट होती, सोशल अनरेस्ट होती। और मैं ये कहूंगा कि सरकार अपनी जीत ना समझे, ये मध्य प्रदेश की जनता की जीत है, ये ओबीसी वर्ग की जीत है। फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद शिवराज सरकार को बड़ी राहत मिली है। सूबे के शहरी निकाय चुनाव में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षदों में भी ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
लेकिन अब सियासी पंडितों की नजर इसके होने वाले सियासी फायदे पर होगी कि ये आरक्षण 23 की आमद से पहले किसको बूस्ट कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा शिव की सुप्रीम विक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या ओबीसी आरक्षण के फैसले ने दी भारतीय जनता पार्टी को राहत? क्यों कमलनाथ ने कहा सरकार कर रही सिर्फ सियासत? आरक्षण पर फैसला किसका बढ़ाएगा वोट बैंक? क्या पंचायत और निकाय चुनाव बनेंगे 2023 के लिटमस टेस्ट? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। क्योंकि यह बड़ा बहुप्रतीक्षित फैसला था, सबकी आंखें टिकी हुई थी और ओबीसी वर्ग के इस मामले में श्रेय की बात हो या वर्ग को धोखा देने की बात हो, दोनों ही राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो जीत मिली है, सिर्फ की सुप्रीम विक्ट्री क्यों हुई है, क्यों हुई ये जीत, मुख्य बिंदु जो हैं उन पर एक निगाह डालते। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की मंशा को भांपते हुए पहले संवैधानिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया था। आयोग ने रिकॉर्ड समय में वोटर लिस्ट के आधार पर कलेक्टर से ओबीसी मतदाताओं की प्रमाणित संख्या निकलवाई, जो 48% निकली। इस आधार पर ओबीसी को 35% आरक्षण प्रस्तावित किया गया। आयोग ने जिलों का भ्रमण कर 82 सामाजिक संगठनों से सीधे ज्ञापन लिए। वेबसाइट पर आयोग को 853 और ईमेल पर 156 सुझाव मिले, जिनका समावेश विश्लेषण में किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर नजर रखे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को जब ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव कराने का आदेश दिया तो सीएम शिवराज सिंह ने अपनी विदेश यात्रा स्थगित कर दी। मुख्यमंत्री ने विधिवेत्ताओं से खुद सलाह मशविरा कर मॉडिफिकेशन पिटीशन लगाने का निर्णय लिया। इसे लेकर सॉलिसिटर जनरल और अन्य विधि विशेषज्ञों से खुद सीएम ने दिल्ली जाकर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री की पहल पर ही संशोधन याचिका प्रस्तुत की गई और वे तर्क दिए गए, जिनके आधार पर अदालत को ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलें मानी। कोर्ट ने 2022 के परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने की मांग भी मान ली और ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के आदेश दिए। तो ये वो मुख्य बिंदु थे, ये वो मुख्य पॉइंट्स थे, ये हाइलाइट्स थी मध्य प्रदेश सरकार की। ये मेहनत थी जिसकी वजह से सुप्रीम विक्ट्री मिली। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र में था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले पर हारी। तो उसका भी एक तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताई गई कोई प्रक्रिया ही पूरी नहीं की। मध्य प्रदेश के उलट महाराष्ट्र सरकार ने आयोग को जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे उनकी सटीकता और प्रामाणिकता साबित करने के लिए डेटा के साथ शोध, अध्ययन और विश्लेषण की प्रक्रिया नहीं बता सकी। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की अंतरिम रिपोर्ट को शोध और अध्ययन के डेटा के अभाव में खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार तैयारी पूरी न हो पाने के कारण संशोधन के लिए फिर कोर्ट नहीं जा सकी। इसके उलट मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट द्वारा उनकी रिपोर्ट में बताई गई खामियों को लेकर पुख्ता तर्क के साथ अपनी रिपोर्ट की प्रामाणिकता साबित की। तो यह वो पूरा घटनाक्रम है। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमेश शर्मा जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग कांग्रेस के हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सीधा सवाल उमेश जी, ये इसको आप सुप्रीम विक्ट्री बता रहे हैं और सत्यमेव जयते मुख्यमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा कि जीत हुई। हम कोर्ट गए थे ओबीसी आरक्षण को लागू कराने के लिए और कांग्रेस कोर्ट गई थी उसको रुकवाने के लिए। ये बातें भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आ रही हैं।
कांग्रेस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। जीत हुई है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है वो कितना वाजिब है कि भाई कांग्रेस जो है ओबीसी विरोधी है? नहीं, निश्चित रूप से हम जो आरोप लगा रहे हैं वो राजनीतिक आरोप नहीं है। हम तो प्रामाणिकता के आधार पर बातचीत कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अभी हमने जो IND 24 के एजेंडा में आपने बिंदुवार जानकारी दी है, लगभग सारे विषय आपने बहुत प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत कर दिए। हमने तो वास्तव में इतनी तैयारियां करी थी। हमने तो 82 ओबीसी संगठनों से बातचीत करी, हमने तो 853 सुझाव प्राप्त करे और उसके बाद हमने सोशल वेबसाइट पर भी प्राप्त करे हैं और ईमेल पर भी प्राप्त करे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो 2014 और 2019 के परिणाम आधार पर थी। हमने तो जो है कि वो ये भी तैयारी करी थी कि जो 2011 की जनगणना हुई है, वो जनगणना के आधार पर हमने ओबीसी वर्ग का जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई का निर्णय दिया और उसने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है। हमने जब 37 जिलों का डाटा दिया, उन्होंने कहा कि केवल 37 जिलों का डाटा पर्याप्त नहीं है, आपको तो प्रत्येक निकाय के आधार पर विश्लेषण देना पड़ेगा, आपको एक एक जिला पंचायत जनपद पंचायत की गणना के आधार पर विश्लेषित करना पड़ेगा। तो हमने जो हमको 4-5-7 दिन का समय हमारे पास बचा हुआ था संशोधन याचिका के लिए, वो संशोधन याचिका जब हमने लगाई, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जब लगाई, तो कोर्ट की इन सारी वांछनीय आवश्यकताओं को, अर्हताओं को हमने पूरा करा और बहुत प्रामाणिक और सिद्ध के संकल्प के साथ हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हुए। और आज का जो ये निर्णय हुआ है, ये वास्तव में सुप्रीम विक्ट्री है और ये सुप्रीम विक्ट्री जो है, मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के चरणों में हम समर्पित करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी का हक हनन हो रहा था तो मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग का हो रहा था। अगर ये निर्णय हो जाता तो ये एक मिसाल बन जाता, एक नजीर बन जाता और आने वाले लंबे समय तक इसका खामियाजा राजनीतिक रूप से और संवैधानिक रूप से वंचित होने के कारण ओबीसी के वर्ग को भोगना पड़ता। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री अपनी विदेश यात्रा को स्थगित कर विधिवेत्ताओं के साथ बैठे। उन्होंने जाकर उद्योगपतियों से बात करने की अपेक्षा सॉलिसिटर जनरल को प्राथमिकता दी और भारतीय जनता पार्टी ने एक निश्चित समय सीमा के अंदर वो सारी एक्सरसाइज पूरी करी जो ओबीसी के आरक्षण को बचाने के लिए पर्याप्त थी। और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी की दलील पर, भारतीय जनता पार्टी के तथ्य पर, हमारे साक्ष्य पर, हमारे सर्वे पर, हमारे विश्लेषण पर जो निष्कर्ष प्रदान करा है, वो निश्चित रूप से एक राजनीतिक इकाई के नाते हमको आनंद प्रदान कर रहा है। और आनंद का कारण यह है, हम उसको कोई राजनीतिक विजय के रूप में निरूपित नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो महाविजय प्राप्त हुई है, ये ओबीसी वर्ग को प्राप्त हुई है। अगर ओबीसी वर्ग का आरक्षण शून्य हो जाता नवीन जी, तो मुझे लगता था कि ये तो राजनीतिक दलों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता। और कांग्रेस ने ये निर्णय ले लिया था, कांग्रेस ने ये निर्णय ले लिया था कि अगर नहीं भी होता है तो भी वो 27% आरक्षण देंगे अगर चुनाव होंगे, भले ही कोई इस प्रकार का नियम कानून ना हो। लेकिन ये तो राजनीतिक दलों का स्वविवेक है, उनके पास खुद ये अधिकार है कि वो किसको और कितनी संख्या में टिकट देते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, महाविक्ट्री फौरी राहत थी। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मिसाल और नजीर बन जाता है। बिल्कुल मिसाल। अब आप प्रतिक्रिया ले लेता हूं। भूपेंद्र जी, महाविक्ट्री बता रही है और आप पर एक आरोप भी है, कांग्रेस पर यह आरोप है कि आप गए थे आरक्षण रुकवाने के लिए कोर्ट में और भारतीय जनता पार्टी गई थी आरक्षण को स्थापित करने के लिए। आप क्या राय रखते हैं अपनी? देखिए, ये जो सरकार की महा डिफीट हुई है और जिस तरह से इन्होंने मुंह खाई है अदालत में, उसके बाद भी ये डांस कर रहा है। इससे इनके चरित्र का दोहरापन और जो है वो मुहापन सामने आता है। ये 35% आरक्षण देने के लिए निकले थे और ये 14% पर डांस कर रहे हैं। आज 14% जो आरक्षण है, जो पहले से ही उपलब्ध था, 50% की सीमा में, ये तो जो है फैसला है इंदिरा साहनी प्रकरण का। इंदिरा साहनी प्रकरण के फैसले के आधार पर जो सरकार उन्होंने निर्देशित किया है कि आप जो है जानकारियां नहीं दे पाए हैं और आपने जो है जानकारियां देने में जो है गलतियां की हुई हैं और जब तक आप जानकारियां नहीं देते हैं तब तक पुराने 50% की सीमा के अंदर आप चुनाव करा लीजिए। तो इनने डांस करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सरकार कोर्ट को कुछ उपलब्ध नहीं करा पाई है। इस पाप को छुपाने के लिए इनका नाचना जरूरी है, ढोल बजाना जरूरी है, मिठाइयों का आदान प्रदान जरूरी है। क्यों? क्योंकि निर्लज्जता से उस पाप को छुपाना है कि जो है इन्होंने जिस गलती के कारण, जिस त्रुटि के कारण इन्होंने 0% करा दिया था अब उसको आरक्षण को, अब वो कम से कम 14% हो गया। 14% में 5 चुनाव हो चुके हैं
और ये डांस आज कर रहे हैं 2022 में। इससे बड़ी ज्यादा निर्लज्जता क्या हो सकती है? और उसके लिए महा विक्ट्री बता रही है, नए नए शब्द गढ़ने में तत्काल माहिर है, महा विजय, महा फलाना, महा डिमका। ये जो है ये महा लतियाई हुई है। इसको कहना चाहिए कि जो है महा डिफीट है ये। और महा डिफीट इसलिए है कि 27% आरक्षण ये सरकार स्वयं उसका अध्यादेश निकाल चुकी थी और 14% पे इनका डांस चालू हो गया। पहले कह रहे थे कि 35 तोले का जब तक हाथ नहीं पहनाओगे दूल्हा एक कदम नहीं चलेगा, और 14 तोले देखते ही डांस चालू हो गया इनकी बारात का। ये दूसरों की बारात में इस तरह घुसकर डांस करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। आपके इस उदाहरण पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आपके इस उदाहरण पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि देखिए देवदत्त जी, जो भारतीय जनता पार्टी को महा विक्ट्री नजर आ रही है वो कांग्रेस को महा डिफीट नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना ये है कि 14 तो पहले से ही था, तो वो इस प्रकार की स्थिति थी कि जो है चौबेजी छब्बेजी बनने के लिए गए थे लेकिन दुबेजी बन के लौटे हैं। तो क्या, हालांकि आप भी दुबेजी हैं तो इसको उससे ना जोड़ा जाए। आजकल कौन किसको किससे जोड़ ले, बहुत तकलीफ है। पाँच सेकंड में भावनाएं आहत हो रही हैं लोगों की। तो आप तो ईश्वर, आप ऐसे ही हमारे समक्ष उपस्थित होते रहें सत्य के समर्थन में। तो जो महा डिफीट है और महा विक्ट्री है, उसमें आप ओबीसी आरक्षण के इस निर्णय को किस स्थिति में देखते हैं? देखिए, पूरा जो मामला है इतना उतार चढ़ाव वाला है। एक और कहावत होती है कि ना मामा से काने मामा अच्छे। तो जो पूरा घटनाक्रम चला, पहले बहुत संभावनाएं बढ़ गई थी कि 35%, फिर 27%, और फिर बीच में ये हुआ कि अब बिना आरक्षण के चुनाव होना। अब इसके बाद यदि 14% में मिल रहा है तो विजय मुद्रा है सबकी, सब जीत गए, सब चाह रहे थे, क्योंकि कांग्रेस भाजपा दोनों दुखी थे कि ओबीसी के बिना आरक्षण के चुनाव हो रहे हैं। तो एक जो संवैधानिक लाइन थी वो भी कभी इग्नोर कर रहे थे कि 50% से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था। तो आप देखें कि दोनों दलों ने ये समझ चुके थे कि अब बिना आरक्षण के चुनाव में जाना है और 27% से अधिक हम टिकट देंगे और एक ओबीसी को न्याय देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ये 14% का आ गया तो ये सबके लिए खुशी की बात है कि जो बिना आरक्षण के चुनाव हो रहे थे उससे अच्छा था कि 14% से हो रहा है। और अब दल स्वतंत्र हैं कि 27% और 35%, 50% भी आप टिकट दे सकते हो। लेकिन एक जो बिना ही आरक्षण के हो रहा था वो आरक्षण के साथ जा रहे हैं, और दूसरा उस बात को कि आप 35% दे रहे थे, फिर 27% और अब 14% पे आए। तो ये दोनों आप उसको देखिए, कौन आधा गिलास भरा देख रहा है, कौन आधा गिलास खाली देख रहा है। ये अपना अपना नजरिया है और अपना अपना मैदान है। का मूल सवाल है कि ये जो आधा गिलास आज भरा आप देख रहे हो, ये पहले से ही भरा था, इसको खाली करने की जरूरत क्या थी? वो तो भरा ही था, फिर भी आपने दोबारा भी उतना ही भरा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो पहला फैसला था पुरोहित जी, उसमें तो खाली हो गया था पूरा गिलास। उन्होंने कहा था बिना आरक्षण के जाओ, और फिर ये अब 14% मिल रहा है। तो आप उसको पूरी प्रक्रिया को देखोगे। उमेश जी, ये जो गिलास आधा आप भरा है, इसको आप लबालब बता रहे हैं, ये मूलतः लबालब नहीं है। ये गिलास तो अभी आधा भरा है, लेकिन चूंकि आप सकारात्मक रवैये से इसको देख रहे हैं, कांग्रेस ने पहले से ही इस पर अपना रुख स्पष्ट रखा है कि भाई इसको जो पहले मिल रहा था उससे थोड़ी बढ़ के थोड़ी मिल रहा है। ये तो ये स्थिति हुई कि पहले जो मिल रहा था उसी को बचाने में पूरी कसर लगानी पड़ी। क्या कहेंगे? नहीं नवीन जी, मैं आपके मूल प्रश्न का भी जवाब देता हूं। और चूंकि मेरे बड़े भाई भूपेंद्र जी आज बहुत डांसिंग मूड में है, तो एक फिल्मी गाना मुझे याद आ रहा है कि पप्पू कैन डांस साला। अब पप्पू को डांस नहीं आता है तो उसमें हमारी तो गलती नहीं है, हम तो डांस कर रहे हैं, हम तो ढोल बजा रहे हैं। आपने तो ये कहा था कि गत्ते बोलो गत्ते है और राम नाम सत्य है। आप लोगों ने तो घोड़ी किराए पे ले ली थी और उस पे 3 लोग लद गए थे। विवेक तनखा जी ने रास और कमान थाम ली थी, और जया ठाकुर जी और सैयद जाफर जी कभी हाई कोर्ट में जाते थे, हाई कोर्ट घोड़ी से उतारता था तो सुप्रीम कोर्ट बैंड बाजा लेकर जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने बैंड बाजा जब्त कर लिया तो वापस हाई कोर्ट में वही घोड़ी लेकर आ गए। आपको तो तोरण ही नहीं मारने दी। हमने 35 तोला हार अगर दूल्हे ने मांग लिया और उसको हमने 14% भी दे दिया, कम से कम दूल्हे की गर्दन को सूना तो नहीं रहने दिया ना। सोने का हार उसके गर्दन में चमचमा तो रहा है ना। ये तो भारतीय जनता पार्टी है। और आपने क्या करा? आप तो वो आधा गिलास जो भरा हुआ था उसको उठाकर पी गए, आधा आप हाई कोर्ट में जाकर पी गए, पाव भर, और पाव का गिलास जो बचा था वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में पी गए। आप तो 0 बटा सन्नाटा का एक फार्मूला लेकर आ गए थे।
10 मई का जो निर्णय आया था, हम गए थे हाई कोर्ट में, हम गए थे सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग गए थे। हमने तो वहां पर जवाब प्रस्तुत करा और उस जवाब पर न्यायालय ने कहा कि इसमें और आवश्यक सुधार की आवश्यकता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो विदेश यात्रा त्याग दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि वापस करेंगे। जो पहले 37 जिलों का दिया था, जिस समय कहा कि नगरीय निकाय वार दीजिए और पंचायत वार दीजिए, हमने पंचायत वार दिया, नगरीय निकाय वार दिया। और आपने क्या करा? महाराष्ट्र में तो आप भी साझेदार हो ना, महाराष्ट्र के अंदर ये 35 तोले का हार क्यों नहीं पहना दिया आप लोगों ने? महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ कि आप लोग डांस नहीं कर पाए? महाराष्ट्र के अंदर आपने औंधे मुंह क्यों खाई? तो मुझे लग रहा है कि तो छलनी सुपड़े से कह रही है कि तुझमें बहुत ज्यादा छेद है। तो ये एक तराजू में 2 बाट तो नहीं चलेंगे नवीन जी। खरीदने का बाट अलग और बेचने का बाट अलग। मैं इस पर मेरा अपना कोई अभिमत नहीं, इस तरह का मत करिए। इस पर मेरा अपना कोई अभिमत नहीं। ऐतिहासिक निर्णय है जी, ऐतिहासिक है, अब अभूतपूर्व है, महाविक्ट्री है, ये आपके शब्द हैं, भूपेंद्र जी के शब्द, भूपेंद्र जी के शब्द हैं। चयन का अधिकार जनता का है, यहाँ अपनी उपस्थिति बिल्कुल शून्यता की तरह है, इसलिए मेरा कोई अभिमत नहीं है इस पर। भूपेंद्र जी बताएंगे। भूपेंद्र जी, सूप जो है चलनी को उपदेश दे रही है और तमाम जो है तमाम तरीके की व्यंग बाण जो है छोड़े हैं आपके ऊपर। इसके अलावा इन्हें कुछ सिखा ही नहीं गया। गाली देना और तंज कसना ये इनके जीवन का, इनके चरित्र का हिस्सा है। अब मैं दूसरी जो है छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, उसमें ये पार्टनर थे। जनसंघ ने अपने आप को समाप्त करके जनता पार्टी में अपना विलय किया था। जब 1979 में मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन का गठन किया और इसकी घोषणा की, तो 2 महीने बाद इन्होंने उनकी जो है दोहरी सदस्यता के नाम पर मोरारजी देसाई की सरकार पटक दी। ये सामाजिक न्याय के लिए इनका पहला कंट्रीब्यूशन था। 1992 में फिर जो है इनके सहयोग से एक सरकार बनी, वो वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह की सरकार ने इस मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उनको स्वीकार करने की घोषणा की, तो इन्होंने कमंडल के हथियार से मार डाला और इन्होंने जो है वीपी सिंह की सरकार टपका दी। ये इनकी दूसरी हत्या थी जो आरक्षण के और सामाजिक न्याय के विषय की। तीसरी एक सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, जिसने 27% आरक्षण की घोषणा की, उसके लिए अध्यादेश निकाला और उन्होंने माफियाओं के साथ मिलकर जो है और सौदेबाजी में जो है कमलनाथ की सरकार पटक दी। ये इनकी तीसरी हत्या थी। ये लगातार सामाजिक न्याय के रास्ते में जो इन्होंने ऐतिहासिक बाधाएं खड़ी की हैं, ये उस इतिहास का हिस्सा है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, इनमें से एक भी घटना के बारे में ये बता दें कि जो है ये इन्होंने क्यों किया था। क्यों मोरारजी देसाई की सरकार, आपने जैसे ही जो है उन्होंने घोषणा की गठन की मंडल कमीशन के, आपने उनकी सरकार गिरा दी। जैसे ही वीपी सिंह ने जो है मंडल कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार किया, आपने उनकी सरकार गिरा दी। ये जो आप 0% पर आप जो है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अदालत ने किससे कहा था कि ट्रिपल टेस्ट लाइए? शिवराज सिंह ने कहा था, लेकिन दोषी कमलनाथ हैं। अदालत ने किससे कहा था कि आप ट्रिपल टेस्ट के जो है आंकड़े पेश नहीं कर पा रहे हैं? और किसने 7 दिन का और 6 दिन का फिर से समय मांगा था? शिवराज सिंह जी ने, लेकिन दोषी कमलनाथ हैं। किसने जो है 0% की स्थिति ला दी और जो है अदालत में आपके लोग मुंह माए खड़े रहे? वो शिवराज जी की सरकार ने, लेकिन कमलनाथ जी दोषी है। और आज जब जो है ये 14% की बहाली हुई है, तो ये 14% तो कमलनाथ जी के समय से महाजन आयोग जी दे रहे हैं और इसके लिए भी कमलनाथ जी दोषी है। ये 14% हमने दिया है, ये 14% जो है महाजन आयोग की सिफारिशों के बाद से दिया जा रहा है। आपकी बात पर जिन्होंने पाप किए हैं वो सदाचारी होने का इतना बड़ा पाखंड कर सकते हैं, ये दुनिया पहली बार देख रही है। और ये महान सदाचारी क्या प्रतिक्रिया रहेगी देवदत्त जी? मैं देवदत्त जी से प्रतिक्रिया लेने के पहले एक 30 सेकंड का ओपन राउंड देता हूं ताकि आप दोनों लोग बात कर लें। जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिलसिलेवार जवाब दे देता हूँ। सिलसिलेवार नहीं, आपको लगातार देना पड़ेगा। नवीन जी 30 सेकंड के अंदर सबसे पहला भूपेंद्र जी भाई साहब ने बताया कि जनता पार्टी जो थी उसमें जनसंघ शामिल हो गया था और उसके बाद भूपेंद्र जी आप भी बोल सकते हैं, गिरा दी, क्योंकि हम पर दोहरी सदस्यता का आरोप लगाया था कि या तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहेंगे या हमको जनता पार्टी में रहना है। हमने सरकार को 2 लात मार दी कि हम संघ से अपने संबंधों को समाप्त नहीं कर सकते और जनता पार्टी में जनसंघ का विलय क्यों हुआ था?
25 जून 1975 का जो आपातकाल का पाप आपने करा था ना और लोकतंत्र का गला घोटा था, वो भारत कभी भूल नहीं सकता। विश्वनाथ प्रताप सिंह से हमने समर्थन इसलिए वापस लिया गया था कि रथ यात्रा के अंदर जो बाधाएं अटकाई गई थी उसके कारण हमको वो समर्थन वापस लेना पड़ा। तीसरा आरोप इन्होंने हम पर लगाया कि कमलनाथ जी की सरकार थी, वो 27% का जो विधेयक लाई थी ना, उसमें आबादी भी 27% की बताई थी और न्यायालयों में चुनौती देने का गंदा और घिनौना खेल हमने शुरू नहीं करा। चलिए भूपेन जी, अब भूपेन जी की सुन लीजिए, अब भूपेन जी की सुन लीजिए, अब भूपेन जी की सुन लीजिए, अब भूपेंद्र जी की सुन लीजिए, भूपेन जी को सुन लीजिए। झूठ बोलना आपके चरित्र का हिस्सा है। उसमें लिखा है कि कुल आबादी का 27% का आरक्षण किया जाएगा, जिसको आप 27% आबादी बताते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो इसमें कांग्रेस का दोष नहीं है। अगर आप झूठ बोलना आपके जो है स्वभाव का हिस्सा है तो इसमें कांग्रेस दोषी नहीं है। अगर आप जनता को गुमराह करना और लूटने की आपकी बदनीयत है तो इसके लिए कांग्रेस दोषी नहीं है। ये आपकी अपनी शिक्षा है। ऐसा झूठ तो चलिए राउंड अभी खत्म किया जाए, राउंड अभी यही खत्म किया जाए। जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देवदत्त जी, संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। क्या कहेंगे ओबीसी आरक्षण पर वर्तमान में जो हासिल हुआ है? भारतीय जनता पार्टी इसको महा विक्ट्री बता रही है, कांग्रेस इसको महा डिफीट बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये तो पहले ही स्थिति थी, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है। आप इसे कैसे देखते हैं? अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। फिरोज जी, पहले ये बात थी जरूर कि दायां हाथ दे तो बाएं हाथ को पता न चले, लेकिन आजकल देने का और ढिंडोरा पीटने का और उसको बताने का बहुत चलन चला है। सब कोई दावा कर रहा है, दोनों दल दावा कर रहे हैं, सब नेता कर रहे हैं, यहाँ डिबेट में भी कर रहे हैं, न्यायालय भी कर रहा है, सड़क पे सदन में सब जगह कर रहे हैं। लेकिन असल बात तो वो पिछड़ा वर्ग बताएगा कि उसको किसने क्या दिया है, और आने वाले चुनाव में पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है, लेने वाले को बिल्कुल पता है कि किसने क्या दिया है। बिल्कुल लेने वाले तो अपने जी बिल्कुल ठीक कहा। बहुत मूल बात आपने कही कि देने वाला लाख दावा करे, लेकिन लेने वाले को यह मालूम होता है कि वस्तुतः उसे किसने दिया है। इसी ध्येय वाक्य के साथ मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्षण क्षण आरक्षण की जो राजनीति मध्य प्रदेश में हो रही थी, उस पर अब महाविराम मिल गया है, महाविराम लग गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको महा विक्ट्री बता रही है, कांग्रेस इसके उलट इसे महा डिफीट बता रही है। लेकिन इस महा निर्णय को जनता किस दृष्टिकोण से स्वीकार करेगी, वही इसे महान बनाएगा, वही इसे बड़ा बनाएगा, वही इसे छोटा बनाएगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।